हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू के लिए सीरीज स्टार्ट कर रखी है। क्लास फर्स्ट आपकी कल हो चुकी थी, आज क्लास सेकंड में नेक्स्ट क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो पाएंगे, जितने पॉसिबल हो पाएंगे, उतने ज़्यादा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे चैनल पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो डेली जो है इस तरह की एक वीडियो आपको हमारे चैनल पर दी जाएगी, ताकि साथ साथ जो आपकी प्रैक्टिस है वो भी होती रहे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलते हैं और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हो चुके थे, 21 से इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। So 21 question, which among the following is a reason of under capitalization? अंडर कैपिटलाइजेशन का कौन सा रीज़न होता है? तो देखो, आज जो है ये अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन और कैपिटलाइजेशन क्या होती है, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक दो फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई हुई थी। तो पहले इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप वो वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो 21 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? हाई एफिशिएंसी। कि हाई एफिशिएंसी की वजह से ही हमारा जो अंडर कैपिटलाइजेशन रहता है। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपको जितनी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हो, मान लो 50,000 रुपये कोई लगा के 1,000 रुपये कमा रहा है, और आप वही 50,000 रुपये लगा के 1,500 रुपये कमा रहे हो, तो इसको बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। यानी कि कैपिटल भी आपने कम लगाई है और अर्निंग आपकी अदर कंपनीज के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इसका जो मीनिंग है ना, वो 2-3 तरीके से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा सकता है। उसको हम क्लियरली कैपिटलाइजेशन वाला लेसन करेंगे, उसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। उसके बाद है 22 में, इन द शॉर्ट टर्म, in order to survive the cutthroat competition, which among the following can be adopted as a last resort for survival? तो देखो, जब कट थ्रोट कंपटीशन होता है, यानी कि जब हमें सिर्फ ये है कि शॉर्ट रन में बस हमारी कंपनी चलती रहे, तो उस केस में हम किस सिचुएशन में होते हैं? तो वहाँ पे हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो या तो इक्वल होती है, मार्जिनल कॉस्ट या तो इक्वल होती है या लोअर होती है सेल्स के। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो उस टाइम पर हम सोच ही नहीं सकते कि हमें फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो तो हमारा बिजनेस बंद होगा तब भी होनी है। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है, कम से कम वो तो मिलती रहे, यही हम सोचते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, विच अमंग द फॉलोइंग मे बी एन इफेक्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन? अंडर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन में क्या इफेक्ट होता है? तो डिविडेंड में बी पेड इवन इफ नो प्रॉफिट आर मेड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर में गो अप, क्योंकि मार्केट वैल्यू है वो शेयर के क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन नॉट बी डिटेक्टेड थ्रू ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम कौन सी जो एरर है उसको पहचान नहीं सकते। तो देखो, कोशिश की जाती है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाने की, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसीलिए दोनों लैंग्वेज में बताया जाता है। और जो मोस्टली क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं। अब एक फ्रेंड का आया हुआ था कि मैम हिंदी मीडियम में भी करवा दीजिए, तो हिंदी मीडियम में बहुत ही कम क्वेश्चन अवेलेबल हो पाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि दोनों लैंग्वेज में समझाया जाए। तो कौन सी एरर को हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प से जो है पहचान नहीं सकते? तो वो हमारा कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ट्रीटिंग एन एक्सपेंसेस एन एन एसेट्स। क्यों? देखो, रॉन्ग टोटलिंग है तो टोटल में डिफरेंस आ जाएगा, इसको भी पहचान लेंगे। एन अमाउंट रॉन्ग साइड करेंगे पोस्टिंग, तो एक साइड की हमारी कम या ज़्यादा आ जाएगी, तब भी पहचान जाएगा। रॉन्ग अमाउंट में पोस्टिंग करेंगी तो उससे भी पहचाना जाएगा। लेकिन हमने किसी को एक्सपेंसेस मानना था और उसको हमने एसेट ट्रीट कर लिया।
ठीक है, तो इसकी पहचान जो है ट्रायल बैलेंस से नहीं हो पाएगी। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरी नॉट ए फाइनेंस फंक्शन। तो कौन सा फाइनेंस का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। तो देखो हमारे 3 टाइप के डिसीजन होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। तो डाइवर्सिफिकेशन ये हमारा प्राइमरी नहीं होता है। प्राइमरी जो मेन अगर पूछा जाए तो 3 ही डिसीजन होते हैं। एक फ्रेंड का मैसेज आया हुआ था कि मैम 4 भी होते हैं, वो आपके अलग में आ जाएंगे, लेकिन अगर प्राइमरी पूछा जाएगा फाइनेंशिंग के तो आपके फंक्शन जो है 3 ही हो सकते हैं, आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन या डिविडेंड डिसीजन। नेक्स्ट वीडियो में इसको भी एक बार क्लियरिफाई करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पॉलिसी इज यूजुअली सूटेबल फॉर माइनिंग कंपनी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पॉलिसी जो है यूजुअली माइनिंग कंपनी है और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, तो उस टाइम पे कौन सी ये यूज़ की जाएगी। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, डिप्लेशन। क्योंकि आपको पता भी होगा जब हमने पढ़ी थी, जब आप डिप्रिसिएशन के अकाउंटिंग के मेथड्स पढ़ते हो या फिर आपका दिया हुआ था जहाँ पे फर्स्ट +1 की क्लास में ही, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स क्या कहते हैं कि मैम ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हुए थे। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये हमने जब अपना एसेट्स पूछा हुआ था, एसेट्स के टाइप पूछे हुए थे, तो वहाँ पर इस चीज़ का भी जिक्र किया गया था कि जहाँ पर कोयला वगैरह यानी कि निकाला जाता है, कुएं खोद कर जहाँ पे निकाला जाता है वहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ नहीं करते, डेप्रिसिएशन का यूज़ नहीं करते। उसकी जगह पे क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्लेशन वर्ड यूज़ किया जाता है। तो डिप्लेशन वर्ड यूज़ किया जाता है तो मेथड भी कौन सा लगेगा, डिप्लेशन मेथड लगेगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं वो तो आपके सिलेबस से ही होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते, लेकिन एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रख कर चलना है कि किस तरह से क्या ये पूछ रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्सिडरी बुक इन अकाउंटिंग। तो कौन सी सब्सिडरी बुक नहीं है हमारी। देखो इस क्वेश्चन में आपका क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, कैश बुक, सेल्स बुक, जर्नल बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, तो सब्सिडरी बुक्स इन अकाउंटिंग, सब्सिडरी बुक्स हमारी कैश बुक सब्सिडरी बुक्स का पार्ट होती है, बिल्कुल सही है। और हमारा जो सेल्स बुक है ये भी होती है, सेल्स रिटर्न बुक ये भी होती है, लेकिन जर्नल बुक नहीं होती। क्या होती है, जर्नल प्रॉपर होती है। ठीक है, तो ये हमारी सब्सिडरी बुक इन अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ड्यूरिंग एन इन्फ्लेशनरी पीरियड मेथड ऑफ मटेरियल यूज वुड हेल्प टू इंश्योर दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंड इन अप्रोक्सीमेटली द करंट प्रिवेलिंग प्राइस लेवल। तो इन्फ्लेशनरी पीरियड में महंगाई जब लगातार बढ़ रही है तो उस टाइम पे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस के लिए कौन सा जो है अप्रोक्सीमेटली करंट प्रिवेलिंग प्राइस लेवल, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो 28 का हमारा आ जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ जी, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड्स का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा लास्ट जो अब हमने ख़रीदा है उसको आउट करने की कोशिश करेंगे, और जो पिछला है क्यों, क्योंकि वो हमने कम उसमें ख़रीदा हुआ था तो उसको रखने की कोशिश करेंगे हम। तो इसीलिए हम लीफो मेथड का यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। तो देखो नो प्रॉफिट नो लॉस की टर्म आपने पढ़ी भी होगी, और इसको पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। The excess of current assets over current liabilities typically financial term is called as। तो करंट एसेट से करंट लाइबिलिटी जितनी ज़्यादा होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। आपने देखा भी होगा जब हम निकालते हैं वर्किंग कैपिटल
तो कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी। तो जितनी ज़्यादा बच जाती है वो हमारी क्या होती है, नेट वर्किंग कैपिटल। और अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो टोटल करंट एसेट्स को हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ एक्वायर्ड इंडियन ई रिटेल गेंट फ्लिपकार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, तो कौन सी कंपनी है जिसने एक्वायर्ड किया है इंडियन ई रिटेल गेंट फ्लिपकार्ट। तो इसका जो आंसर राइट आएगा वो आएगा वॉलमार्ट। तो कौन सी कंपनी है, वॉलमार्ट। इसके बाद है व्हेन द रियल वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इज लेस देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड सच ए सिचुएशन इज कॉल्ड एज। तो रियल वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इज लेस देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि कैपिटल जितनी इन्वेस्ट कर रखी है उससे कम वैल्यू है एसेट्स की। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ओवर कैपिटलाइजेशन। क्योंकि रियल वैल्यू जब क्या होती है, एसेट्स इज लेस देन, जो हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है रियल वैल्यू उसकी उससे क्या है, कम है, तो वो सिचुएशन हमारी क्या आ जाएगी, ओवर कैपिटलाइजेशन आ जाएगी। तो देखो ओवर कैपिटलाइजेशन का कितनी बार जो है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसलिए इसको आज नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर क्लियर करेंगे, क्योंकि ये कई तरीके से पूछा जाता है। इसका मीनिंग जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग निकल के आता है। Which of the following transaction may not be characterized an error of principle as far as accounting is concerned? तो which of the following transaction in not be category an error of principle? तो कौन सी error of principle की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है इनमें से, देखो ट्रीटिंग एन इनकम एज लाइबिलिटी, इनकम को एज ए लाइबिलिटी ट्रीट कर लिया, तो ये भी कौन सी एरर हो गई, हमारी प्रिंसिपल की एरर हो गई। उसके बाद ट्रीटिंग ए लाइबिलिटी एज इनकम, ये भी प्रिंसिपल की एरर होगी। ट्रीटिंग एट एसेट्स एज एन एक्सपेंसेस, एसेट्स एज एक्सपेंसेस, एसेट्स को क्या ट्रीट कर लिया, एक्सपेंसेस, तो ये भी हमारी एरर होगी प्रिंसिपल की। ओमिटिंग द एंट्री एंटायर अमाउंट टू रिकॉर्ड आफ्टर ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का पूरा अमाउंट ही हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड करना भूल गए, तो ये हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।